हेलो। मेरा नाम पवन कुमार है। मैंने इस वर्ष के सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में 239वीं रैंक प्राप्त की है और मैं आपको अपना रूम दिखाना चाहूँगा जहाँ पे रह के मैंने पढ़ाई की थी। ये मेरा ज्योग्राफी ऑप्शनल का सिलेबस है जो कि मैंने इसलिए लगाया था कि मेरी नज़र इस पर पड़ती रहे और मैं क्या पढ़ना है इसके बारे में मुझे जानकारी रहे। इसके अलावा ये तो मेरे जो मॉक्स का शेड्यूल था ये वो है। ये मेरे स्टिकी नोट्स हैं जो मैंने जो फैक्चुअल चीज़ें हैं ये लगा रखे हैं जिनको मैं अक्सर भूलता रहता था। तो ये ऐसा था कि मैं जब यहाँ बैठूंगा तो मेरे सामने रहेंगी जिससे मुझे चीज़ें याद रहें। ये मेरा कैलेंडर है, इसमें मैं डिसाइड करता था कि कितना टाइम बचा है, किस टाइम में क्या प्लान करना है। इसके बाद में सत्यमेव जयते है जो मैंने अपने कांस्टेंट मोटिवेशन के लिए लगाया था। इससे मुझे एक चीज़ सीखने को मिलती थी कि अगर मैं अपनी प्रोसेस में ऑनेस्ट रहूँगा, ईमानदार रहूँगा तो मेरी जीत होगी, मतलब एक दिन मुझे ज़रूर कामयाबी मिलेगी। और ये मैप है, वर्ल्ड मैप है, भारत का ये पॉलिटिकल मैप है और ये यूपी का मैप है। जैसा कि आप देख सकते हैं यूपी का मैप है। तो इससे होता था कि मैं जब न्यूज़पेपर पढ़ रहा हूँ, किसी अंतर्राष्ट्रीय घटना के बारे में पढ़ रहा हूँ या ज्योग्राफी पढ़ रहा हूँ, तो कई बार मुझे उस प्लेस को जानना होता था जहाँ घटनाएं हो रही होती है। तो इसलिए था कि ये सामने रहेगा तो मैं ये चीज़ें देखता रहूँगा। और ये था कि थोड़ा सा ऐसा होता है कि लेंदी प्रोसेस है तो कभी कभी तनाव होता है या मन अशांत रहता है, तो वैसे में जरूरी होता है कि भगवान को आप जहाँ भी जिसमें भी विश्वास मानते हैं तो उनको थोड़ा सा ध्यान रखना, मेडिटेशन करना। तो मेरा ये भी था कि मैं थोड़ा बहुत पूजा पाठ भी जरूर करता था ताकि चीजें सही रहें, दिमाग शांत रहे। ये था मैं सीसेट सॉल्व करने के लिए या जो शॉर्ट नोट्स होते थे वो बनाने के लिए बोर्ड मेरा है, मैं इसको यूज करता था। हेलो नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है अभी एक दिन पहले यूपीएससी सीएससी का रिजल्ट आया तो सर का 239 रैंक के साथ सिलेक्शन हुआ है। तो सर से जानते हैं कि कैसी जर्नी रही उनकी, कितने अटैम्प्ट दिए, कहाँ से मोटिवेशन आया, कौन कौन सी बुक लिस्ट फॉलो की, ऐसी तमाम प्रकार की बातें तो इस वीडियो में हम आज कवर करने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो सबसे पहले सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना कीमती समय दिया। तो सबसे पहले अपना नाम और एजुकेशन बैकग्राउंड बताइए। जी, मेरा नाम पवन कुमार है। मेरी रैंक 239 है। मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड में सर मेरी स्कूलिंग पहले मेरे ननिहाल में हुई थी कक्षा 8 तक। उसके बाद में मैंने कक्षा 9 से 12 तक की पढ़ाई जवाहर नवोदय विद्यालय बुलंदशहर से की थी जी। हायर एजुकेशन में मैंने बीए की है जो कि मैंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से की है। उसके बाद में फिर मैंने 2021 से यूपीएससी सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन स्टार्ट की। ये एक मंजिल है तो रास्ते भी होंगे और एक मेंटर भी जो मुश्किलों को आसान बना दे। नतीजे संयोग नहीं होते, दूसरों से बेहतर स्कोर होते हैं। GS Score, an institute for civil services. Good career is a process, and mentoring at GS Score is driven by primarily two objectives. One is empowerment and another is excellence. This is what we are known for. कामयाबी की राह पर 1000 से भी ज्यादा निशान। GS Score। तो सर एक आइडिया कहाँ से आपके दिमाग में कि मुझे यूपीएससी की तैयारी करनी है, या किसी ने गाइडेंस किया, या घर में कोई पहले सिविल सर्वेंट है आपके? नहीं सर, मेरे घर में कोई सिविल सर्वेंट नहीं है। दरअसल मैं जब क्लास 6-7 में था तो उस दौरान जो मेरे प्रिंसिपल थे मनोज सोलंकी सर और संजय सोलंकी सर, उन्होंने पहली बार मेरे से कहा था कि तुम में पोटेंशियल है और आप अच्छा कर सकते हो, आप सिविल सर्विसेज के बारे में अगर प्लान करें तो आपको जरूर सफलता मिल सकती है सर। तो सर वो पहला ऐसा इंसिडेंट था जहाँ से मैं इंस्पायर हुआ था। तो सर आपका कौन सा अटेम्प्ट था ये मेरा थर्ड अटेम्प्ट है। थर्ड अटेम्प्ट। तो सर आपका कौन सा अटेम्प्ट था और इसके पहले जो आपने अटेम्प्ट दिए हैं तो उनका क्या रिजल्ट रहा? ये मेरा थर्ड अटेम्प्ट था। मेरा पहला अटेम्प्ट 2021 में था। पहले अटेम्प्ट में मैं सीसेट क्वालिफाई नहीं कर पाया था और द्वितीय अटेम्प्ट जो मेरा कि 2022 में था उस अटेम्प्ट में मैंने प्रीलिम क्वालिफाई किया था। मैंने मेंस लिखा था लेकिन मेंस में मेरे मार्क्स कम होने के कारण मैं इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई नहीं हो पाया था। यह 2023 में मेरा थर्ड अटेम्प्ट था जिसमें मेरा फाइनल सिलेक्शन 239 रैंक के साथ हुआ है। सर बात करें आपके जो प्रीलिम्स की क्या स्ट्रेटजी रहती थी? जी सर, प्रीलिम्स के लिए मेरी स्ट्रेटजी ऐसे रहती थी कि मैंने वो जो फोकस एरियाज हैं प्रीलिम्स के मैंने उनको एक्सप्लोर किया। तो मैंने पाया कि 6 सब्जेक्ट हैं जो कि प्रीलिम्स के लिए जरूरी होते हैं, जिसमें कि हिस्ट्री में आपका एंशिएंट, मिडाइवल, मॉडर्न रहता है और आर्ट एंड कल्चर रहता है। फिर दूसरा सब्जेक्ट आता है ज्योग्राफी, पॉलिटी,
इकोनॉमी, इन्वायरमेंट, साइंस एंड टेक। जी। इन 6 सब्जेक्ट के अलावा एक होती है करंट अफेयर्स। जी। तो ये चीज क्लियर होने के बाद में फिर मेरा था कि मेरे सोर्सेज क्या रहेंगे। मैं अपने सोर्सेज को आइडेंटिफाई किया और उनका मल्टीपल रिवीजन किया और मैंने कोशिश की कि मैं अपने कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी रखूं, जी। थोड़ा एनालिटिकल तरीके से पढूं। और फिर उसके बाद में जब 2 या 3 महीने शेष रहते हैं प्रीलिम्स में, तो उस टाइम जरूरी हो जाता है कि हम ज्यादा से ज्यादा मॉक्स लगाएं, PYQ सॉल्व करें। तो सर ये मेरी स्ट्रेटजी थी प्रीलिम्स के लिए। तो सर जब आप तैयारी मूड में आए, जब आपने सोचा कि मुझे दिल्ली जाना है, यूपीएससी की तैयारी करनी है, तो सबसे पहले आपने रिसोर्सेस को कैसे कलेक्ट किया कि मुझे क्या पढ़ना है, कहाँ से मैं जीरो से स्टार्ट करूँ तैयारी, कैसे तैयारी करूँ? किसी भैया ने या दिल्ली में रहते उनसे हेल्प ली, या फिर इंटरनेट पे देखा, या फिर आपको पहले से डाइवर्सिटी या पता था कि हाँ बस ये चीजें जो स्टैंडर्ड बुक्स होती है मुझे पढ़नी है, एनसीईआरटी पढ़नी है? तो सर जब कोई बिगिनर स्टार्ट करता है, तो जैसे आप बोल रहे हैं कि सोर्सेज को आइडेंटिफाई करना, तो पहला काम हो जाता है कि हम सिलेबस को आइडेंटिफाई करें। सिलेबस आप यूपीएससी की वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं या जो डिफरेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं उनकी साइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन यूपीएससी ज्यादा क्रेडिबल है। तो सिलेबस को डाउनलोड करने के बाद में उसको थॉरोली रीड करना जरूरी है। 2 या 3 बार आप सिलेबस को देखिए, उसके टॉपिक्स हैं, सब टॉपिक्स हैं, उनको देखिए। उसके बाद में आता है कि रिसोर्सेज का चयन कैसे करें। तो उसके लिए कई तरीके हैं। या तो आप जो टॉपर्स हैं जिनकी वीडियोज यूट्यूब पर अपलोड है और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल हैं, आप वहां से देख सकते हैं कि उन्होंने क्या सोर्सेज को फॉलो किया था। या आप किसी कोचिंग संस्थान में एनरोल हो चुके हैं, तो आप उस कोचिंग संस्थान के जो टीचर्स हैं उनकी सहायता से भी रिसोर्सेज के बारे में जानकारी जुटा सकते हैं। तो ऐसे है जी। तो आपने कोचिंग ली थी तैयारी के दौरान? हाँ सर, मैंने कोचिंग की थी ऑप्शनल के लिए, और इसके अलावा जीएस फाउंडेशन के लिए मैंने किसी भी संस्थान से कोचिंग नहीं की थी। पर एक बार मेरा प्रीलिम्स जब क्वालिफाई हुआ था, तो उसके बाद में मैंने मेंस की आंसर राइटिंग के लिए दृष्टि की मेंटरशिप ज्वाइन की थी। तो सर बात करें, जैसे आपने बताया कि आपने जीएस फाउंडेशन, जो मेन कोचिंग होती है वो जीएस फाउंडेशन की ही मानी जाती है, बाकी तो वो मेंटरशिप या मॉक टेस्ट वगैरह के लिए सब लोग करते हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो गाँव से आते हैं दिल्ली आके, उनको कुछ पता नहीं है, जाके किसी भी कोचिंग में बहुत तमाम प्रकार की मार्केट में कोचिंग आपको देखने को मिल जाएंगे जो बोलते हैं कि हमारे यहाँ हम सिलेक्शन दिलाएंगे, हमारे यहाँ हम दिलाएंगे। तो क्या वो उनको इतना पता नहीं है, बाद में कोचिंग ले लेते हैं, फिर वो पछताते हैं कि नहीं हमें तो नहीं लेनी चाहिए थी, 1-2 साल पहले पढ़ लेते। तो क्या सर पहले उनको आके यहाँ पे या दिल्ली में या गाँव में जहाँ से हैं, शहर से हैं, तो जो बेसिक है यूपीएससी का उसको तैयार करके फिर कोचिंग लेनी चाहिए अगर उनको नीड है, या बिना कोचिंग के फिर कैसे तैयारी करें? हाँ सर, जैसे आप बोल रहे हैं कि कोचिंग की जरूरत है या नहीं है, तो सर मेरा मानना है कि जैसे अगर आप, पहली चीज है कि आप फाइनेंशियली कैपेबल हों जी, तो पहली शर्त तो यही है। फिर दूसरी बात आती है कि क्या आप विलिंग हैं कोचिंग लेने के लिए, आपके पास टाइम कितना है, क्योंकि कोचिंग का एक तरीका होता है कि आपको कम से कम 2 साल लग जाती है। बिल्कुल सर। तो अगर आप जैसे अर्जेंसी है और आप चाहते हैं कि 2 साल से कम में चयन हो, आप फाइनेंशियली कैपेबल नहीं है, तो वैसे में कोचिंग संस्थान ज्वाइन करना एकदम नेसेसरी नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप कोचिंग संस्थान ज्वाइन नहीं करेंगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो ये एक मिथ है, इसको मतलब नहीं फॉलो करना चाहिए। दूसरी बात आती है, अगर आप ज्वाइन कर लिए हैं तो ज्वाइन करने से पहले, जैसे आपने भी कहा कि आपको सिलेबस के बारे में जानकारी होनी चाहिए, कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए आपको पहले से। तो आप ट्राई कीजिए कि आप एटलीस्ट सिलेबस को और जो बेसिक एनसीईआरटी है कम से कम उनको पढ़ने के बाद में कोचिंग ज्वाइन करें जी, अगर ज्वाइन ही करनी है तो सर बात जैसे आपने बताया कि कोचिंग ज्वाइन करनी है तो बेसिक वही चीज है कि हाँ पता होना चाहिए, बाद में क्लास में बैठे वो क्या पढ़ा रहा है आपको समझ में नहीं आ रहा जी। तो सर जैसे आप तैयारी की बात करते हैं, तो क्या आपने जब 12वीं पास हो गए फिर उसके बाद आप ग्रेजुएशन में आए, तो ग्रेजुएशन के आपने जो लास्ट ईयर था तभी से तैयारी शुरू कर दी थी, या फिर जब कुछ कंप्लीट हो गया फिर सोचा कि चलो अब यूपीएससी करते हैं? जी सर, जैसा आप बोल रहे हैं ना कि ग्रेजुएशन में क्या होता है कि ग्रेजुएशन हम जिस भी स्ट्रीम से कर रहे हैं, चाहे हमारा ह्यूमैनिटी है या साइंस है, इंजीनियरिंग है, तो सबसे पहला हमारा काम होना चाहिए कि हम अपनी ग्रेजुएशन को अच्छे से करें। बिल्कुल, मतलब ग्रेजुएशन में पहला फोकस आपका यही होना चाहिए कि आप ग्रेजुएशन को अच्छे से कंप्लीट करें, क्योंकि आपको एटलीस्ट जो आप कर रहे हैं आपके एरिया की जानकारी होनी चाहिए। फिर दूसरी बात आती है कि जैसे आप 3rd ईयर में आए या 2nd ईयर में आए, तो थोड़ा थोड़ा आपको उसी टाइम से जानकारी जुटानी स्टार्ट कर देनी चाहिए। मेरा ऐसा मानना है, आपका मेन फोकस आपकी ग्रेजुएशन पर रहे, लेकिन साइड बाय साइड आप जो भी एरिया में जाना चाहते हैं, जिस भी एरिया में जाना चाहते हैं, तो उसको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लोर करते रहना चाहिए, जिससे कि आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाए। तो बात करें जैसे आपके फैमिली बैकग्राउंड की, तो आपके जो मम्मी पापा हैं तो वो मतलब जॉब करते हैं या फिर फार्मर हैं या फिर कुछ और करते हैं? जी सर, मैं एक ग्रामीण पृष्ठभूमि से बिलोंग करता हूँ। मेरा गांव रघुनाथपुर जो कि बुलंदशहर जिले में है यूपी के, तो मैं उस ग्रामीण पृष्ठभूमि से आता हूँ। मेरे पिताजी एक किसान हैं और माताजी एक गृहिणी हैं। मतलब किसान के बेटे हैं आप? जी। तो सर बात करें जैसे आपने बताया कि आपका जब प्रीलिम्स क्वालिफाई हो गया
तो मेंस की तैयारी आपने कैसे की? जैसे आपने आंसर राइटिंग की बात करी है, तो कितने घंटे दिन में आप आंसर राइटिंग करने की कोशिश करते थे? जी सर, ये मैं 2 बार का कंपेयर करके आपको बताता हूँ। जैसे मेरा पहली बार प्रीलिम्स क्वालिफाई हुआ था, वो मेरा दूसरा अटेम्प्ट था 2022 में। तो उस साल क्या था कि मैं मेंस के लेवल के लिए प्रिपेयर्ड नहीं था, मतलब मेरा पूरी तरह से फोकस प्रीलिम्स पर था मेरे सेकंड अटेम्प्ट में। तो जब मेरा प्रीलिम क्वालिफाई हो गया तो मैं एकदम ब्लैंक था कि प्रीलिम्स तो हो गया, मतलब वो एक खुशी भी थी, लेकिन एक फिर डर ये था कि अब क्या होगा आगे, क्योंकि आंसर राइटिंग मैंने की नहीं थी, कंटेंट भी मेरा बहुत ज्यादा प्रिपेयर्ड नहीं था। तो सेकंड अटेम्प्ट में मैंने फोकस किया कि ठीक है, अब जो भी है वो ठीक ही है। मैंने फिर उस टाइम आंसर राइटिंग की और कंटेंट को थोड़ा डेवलप करने की कोशिश करी, लेकिन 3 महीने का टाइम उस टाइम मतलब थोड़ा मेरी भी कमी थी कि मैं अच्छे से नहीं कर पाया, यूटिलाइज नहीं कर पाया। तो उस अटेम्प्ट में मेरा ना तो पेपर कंप्लीट हुआ था और ना ही कंटेंट कुछ बहुत ज्यादा अच्छा था। तो उस अटेम्प्ट में मेरे मेंस में मार्क्स कम थे, जिसकी वजह से मैं इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई नहीं हुआ था। अब बात आती है मेरे 2023 के थर्ड अटेम्प्ट के लिए। तो इस बार मैं पहले से प्रिपेयर्ड था कि प्रीलिम्स और मेंस को सेग्रीगेट नहीं करना है, इंटीग्रेटेड वे में पढ़ाई करनी है। तो मैं कंटेंट के लेवल पर पहले से ही थोड़ा प्रिपेयर्ड था। तो जैसे ही मेरा प्रीलिम क्वालिफाई हुआ, एक चीज ये भी थी कि मैं पिछला अटेम्प्ट मेंस दे चुका था, तो मुझे आइडिया भी हो गया था और इस बार कंटेंट भी के लेवल पर भी प्रिपेयर्ड था। तो उन 3 महीने में जो था मैंने रिगरस आंसर राइटिंग की थी। उसमें फिर मैंने टाइम नहीं देखा, मैं कोशिश करता था कि डेली में एक जीएस का एक पेपर एटलीस्ट पूरा पेपर सॉल्व करने की कोशिश करूं। अल्टरनेट डे पर पूरा पेपर सॉल्व करता था और बीच में एक दिन कम से कम 10 क्वेश्चन सॉल्व करता था। तो इस तरह से मैंने फॉलो किया था। सर बात करें जो आप जिस मतलब 2023 का जो प्रीलिम्स था, तो मेरे बहुत सारे जो फ्रेंड्स हैं उन्होंने प्रीलिम्स दिया था, तो उनका तो प्रीलिम्स हुआ नहीं जी। तो वो बोल रहे थे पता नहीं यूपीएससी ने कहाँ से क्वेश्चन दे दिए, क्या हुआ। आपने कट ऑफ भी देखी होगी, अभी आज ही आई है, तो इतना कम 74 ओबीसी का 75 कुछ समथिंग है, इसका है जनरल का है। तो क्या जब आपने इसका प्रीलिम्स दिया तो ऐसे क्वेश्चन थे कि जो आपने कभी नहीं पढ़े थे? जी सर, एकदम ऐसे एक क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन ऐसे आते हैं, 2-3 क्या मतलब 40-45 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनसे आप रूबरू होते हैं। बाकी क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो थोड़े से एलिमिनेशन बेस या आपकी ऑब्जर्वेशन बेस, इस चीज लॉजिक से सॉल्व आपने भी तुक्के लगाए थे? जी सर, लॉजिक रहता है, लेकिन सर एक होता है कि एब्सर्ड तुक्का और एक होता है थोड़ा लॉजिकल तुक्का। तो एब्सर्ड तुक्के से काम नहीं होता है। अब जब आप लॉजिकल तुक्का लगाएंगे, आप पढ़े हुए हैं, आप एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे तो वो काम करता है। तो आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे? मैंने लगभग 85 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे। जी। बात करें जैसे सी सेट की, जी, तो आप सी सेट की तैयारी कैसे की आपने? और मतलब मैं और भी लोगों से मिलता हूँ, तो एक भैया थे वो बता रहे थे कि मैं तो इसी डर में था कि मेरा सी सेट नहीं होगा, तो मैं सी सेट करता रहा, तो मेरा जीएस में नहीं हुआ। तो मैनेज कैसे करें कि आपका सी सेट वीक है या फिर जीएस वीक है, तो दोनों चीजों को मैनेज करके कैसे चलें? जी, तो सर सी सेट के लिए जैसा मेरा जो पहला प्रयास था 2021 में, पहले प्रयास में मेरा सी सेट की वजह से ही प्रीलिम्स रुका था। मैं 0.17 मार्क्स से उसमें रुक गया था। तो उसमें मेरी जो सबसे बड़ी गलती थी, जो मुझे मतलब बाद में रियलाइज हुई कि जैसे सी सेट में 3 सेक्शन होते हैं। एक होता है रीजनिंग कंप्रहेंशन का, एक होता है मैथमेटिकल रीजनिंग का, एक होता है मैथमेटिक्स का पार्ट। तो मेरे पहले प्रयास में मैंने क्या किया था कि जैसे मेरी 12th जो थी वो पीसीएम से थी, तो मैं बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट था कि मैं केवल मैथ वाला और रीजनिंग वाला पोर्शन करूंगा और मेरा इसी में हो जाएगा। इसके पीछे थोड़ा सा मेरा लॉजिक ये भी था कि जो मैंने मॉक्स वगैरह दिए थे, 4-5 मॉक्स दिए थे, उसमें अच्छे नंबर आ रहे थे। लेकिन वही फाइनल जो मेरा वो था पेपर था, उसमें क्या हुआ कि वही थोड़ी सी कैलकुलेशन में मिस्टेक होने की वजह से एक क्वेश्चन गलत हुआ। तो मेरी इक्वेशन ऐसी थी कि एक क्वेश्चन सही होता या एक क्वेश्चन कम गलत होता तो मेरा सिलेक्शन हो गया होता। तो यहाँ से मुझे एक चीज सबक मिली है कि किसी भी पोर्शन को आप पूरी तरह से एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं। आपको सारी चीजों में सामंजस्य बना के चलना पड़ेगा। अब जैसे बात आती है कि क्या नाम है, तैयारी को किस तरह से करें। तो मेरा मानना है कि जैसे आप अगर डेली 1-1.5 घंटा दे पा रहे हैं तो ये सबसे बढ़िया, सबसे अच्छी चीज है। पर जैसे कभी कभी ये मैनेज नहीं होता है, तो आप अपने जो तैयारी है उसके शुरुआती दौर में चीजों सी सेट को लेके चल सकते हैं, और फिर लास्ट में जब प्रीलिम्स से 2 महीने या 3 महीने पहले का समय है, आप उस टाइम सी सेट पर ज्यादा फोकस कर सकते हैं। तो सर बात करें जैसे कि आपने बताया सी सेट आज के टाइम में देख रहा है हर बंदे की जुबान पे सी सेट का ही नाम है। मेरा तो हो गया था, बस सी सेट नहीं हुआ मेरा। तो काफी लेंथी पेपर आता है। कुछ लोग पास होने चक्कर में ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, जिसमें गलत हो जाते हैं तो और कम नंबर हो जाते हैं माइनस मार्किंग की वजह से। तो जो इतना लेंथी पेपर आता है, तो उसको कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करें कि हाँ इतना करना है, हमारा हो जाएगा। मेंस में तो इसके नंबर जुड़ते नहीं है। जी, तो सर जैसे 2 चीजें हैं। एक है होता है कि आप मतलब कंटेंट आपका मतलब वो आपकी प्रैक्टिस से आएगा। आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे मैथ वाला पोर्शन उतना अच्छा होगा।
फिर दूसरी बात आती है, एक पोर्शन होता है रीजनिंग एंड कम्प्रहेंशन का। तो रीजनिंग एंड कम्प्रहेंशन में क्या है कि आपको जो कुछ कीवर्ड्स हैं, जैसे लॉजिकल इन्फेरेंस है, क्रक्स है, इम्प्लाई है, एजम्पशन है, तो ये जो कीवर्ड्स हैं ये आपको क्लियर होने चाहिए और आपको ये पता होना चाहिए कि इनके बीच में डिफरेंस क्या है। ये पहली चीज है। दूसरी बात आती है कि आपकी जैसे रीजनिंग कम्प्रहेंशन में क्या है कि आपको स्पीड और एक्यूरेसी दोनों मैनेज करनी होती हैं। तो स्पीड के लिए ये है कि आपको रीडिंग हैबिट डेवलप करनी पड़ेगी, आपको स्टैंडर्ड बुक्स पढ़नी पड़ेंगी, आपको न्यूज़पेपर पढ़ना पड़ेगा। इससे आपकी रीडिंग जो हैबिट है वो डेवलप होगी और वो आपको हेल्प करती है रीजनिंग एंड कम्प्रहेंशन सॉल्व करने में। और दूसरी बात आती है पेपर को अप्रोच कैसे करें। जैसे कई बार अब आपने भी कहा कि पेपर लेंथी हो जाता है तो पेपर कंप्लीट ही नहीं होता है। तो वैसे जैसे मैंने अपने लिए एक स्ट्रेटजी डिवाइड की थी कि मैं कोशिश करता था कि मैं पेपर में टाइम डिवाइड करूं। रीजनिंग एंड कम्प्रहेंशन के 25 से 27 क्वेश्चन के बीच में आते हैं, तो मेरा प्रयास रहता था कि मैं 40 से 45 मिनट के बीच में ये रीजनिंग एंड कम्प्रहेंशन वाला पेपर सॉल्व कर लूँ, क्वेश्चन सॉल्व कर लूँ। अगर वो इतने टाइम में हो रहे हैं तो ठीक है, इससे ज़्यादा टाइम ले रहे हैं तो फिर मैं उसको अटेम्प्ट नहीं करूंगा, फिर मैं मैथ और रीजनिंग वाले पोर्शन पर चला जाता हूँ। वो 1 घंटे 10 मिनट या 1 घंटे 15 मिनट का जो भी मुझे टाइम मिला उसमें मेरी फिर रहती है, मैं प्रायोरिटी सेट करता हूँ कि जो क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जा रहे हैं मैं पहले उनको अटेम्प्ट करूंगा। तो पहले राउंड में मेरा रहता था कि जो मेरे बाकी जितने भी क्वेश्चन बचे हुए थे रीजनिंग एंड कम्प्रहेंशन के अलावा मैं उनको पहले जो इजीली हो रहे हैं उनको सॉल्व करूंगा। उसके बाद में अगर टाइम परमिट करता है तो फिर मैं वो वाले क्वेश्चन सॉल्व करूंगा जो थोड़ा प्रयास करने पर हो जाएंगे, थोड़ा टाइम कंज्यूम करेंगे। तो इस तरह से मेरे लगभग 50-55 क्वेश्चन हो जाते हैं। तो आप अगर ये आइडियल मतलब आइडिया सबके लिए अलग अलग हो सकता है, लेकिन आप 50 से 60 के बीच में अटेम्प्ट कर ले रहे हैं तो थोड़ा ज्यादा चांस रहेगा कि आपकी जो कट ऑफ मार्क्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। बात करें मेंस की, प्रीलिम्स तो हम बात कर चुके हैं जी। तो मेंस में जो 1 2 3 4 जो जीएस पेपर हैं तो प्रीलिम्स क्वालिफाई हो गए, 3 महीने बचते हैं जी। तो जो प्रीलिम्स की तैयारी कुछ लोग मतलब साथ में करते हैं मेंस प्रीलिम्स, जिनकी उतनी अच्छी तैयारी नहीं हो पाती है, मान लो उन्होंने दे दिया प्रीलिम्स हो गया, फर्स्ट अटेम्प्ट था, सेकंड अटेम्प्ट था, उतनी तैयारी नहीं हो पाई, तो कैसे तैयार करें 3 महीनों के बीच में? ओके सर। तो सर जैसे आपने कहा कि पहले से तैयारी नहीं है तो क्या करें, तो इसमें मेरा एक ये मानना है कि जैसे आप प्रीलिम्स के लिए पढ़ रहे हैं तो प्रीलिम्स के लिए जो 6 सब्जेक्ट मैंने अभी मेंशन किए थे उन 6 सब्जेक्ट को आप प्रीलिम्स के लिए पढ़ रहे हैं, वही 6 सब्जेक्ट आपके मेंस में भी पूछे जाने वाले हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि आप प्रीलिम्स का पढ़ते टाइम उनको इसी बात को दिमाग में रख के पढ़ेंगे कि केवल प्रीलिम्स देना है। तो वो आपके जो 6 सब्जेक्ट प्रीलिम्स के लिए आपने पढ़े हैं वो आपके मेंस में भी हेल्प करेंगे। तो एक तो ये हो गया। दूसरी चीज आती है जो बचे हुए सब्जेक्ट हैं, जैसे सोसाइटी है, सोशल जस्टिस है, IR है, गवर्नेंस है, डिजास्टर है या इथिक्स है, जो कि प्रीलिम्स में नहीं आ रहे हैं। तो सब है क्या कि ये सब्जेक्ट बहुत छोटे छोटे सब्जेक्ट हैं, इनको आप 2-3 दिन में भी कवर कर सकते हैं, एक्सेप्ट आपका ये इथिक्स और इंटरनेशनल रिलेशन और गवर्नेंस वाला पोर्शन, इसको थोड़ा सा रिलेटिवली ज्यादा टाइम देना पड़ेगा। तो मेरा मानना है कि अगर जैसे आपका ये सारी चीजें पहले तैयार नहीं है तो घबराने की जरूरत नहीं है। आप इनमें और टाइम कम करने के लिए देख सकते हैं कि स्कोरिंग एरिया क्या है या वो टॉपिक क्या है जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो आप सारा पेपर करने की बजाय जैसे आपकी अगर टाइम की कमी है तो आप अपनी प्रायोरिटी सेट कर लीजिए। जैसे इथिक्स है तो इथिक्स 250 नंबर का पूछा जा रहा है तो ये आपकी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए कि ये 250 नंबर है, इनको मैं नहीं छोड़ूंगा। उसके बाद में आप IR से जैसे 4 क्वेश्चन आते हैं तो आप सोसाइटी को थोड़ा सा जैसे सोशल जस्टिस को थोड़ा हल्के में ले सकते हैं, लेकिन IR के 4 क्वेश्चन को हल्के में नहीं ले सकते। बिल्कुल सर। वैसे ही आप सोसाइटी के 2 या 3 क्वेश्चन को हल्के में नहीं ले सकते हैं। तो आप प्रायोरिटी सेट करिए। डिजास्टर मैनेजमेंट आप नहीं पढ़ेंगे तब भी कुछ ना कुछ आप लिख लेंगे, सोशल जस्टिस में आप थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ लिख लेंगे। तो ये जो IR, गवर्नेंस और एथिक्स वाला है इनको आप प्रायोरिटाइज करिए। तो ऐसे करके आपके जो शॉर्ट नोट्स अपने प्रीलिम्स के दौरान बनाए हैं वो आपकी यहाँ पे हेल्प करेंगे। जी सर। सर एक क्वेश्चन आता है निबंध का जी। तो इसके पहले मैंने कई बार रिव्यू किए, जैसे मेंस का एग्जाम होता है तो मैं जाता था तो कुछ बंदे ऐसे मिले हैं मुझे, हमने तो निबंध पढ़ा ही नहीं, आगे यहीं लिख दिया है जी। तो कुछ निबंध के लिए थोड़ा ज्यादा पढ़ना पड़ता है या फिर ठीक है 1-2 बार पढ़ लो जो निबंध है तो लिख देंगे जाके उसके लिए? हाँ सर, जैसे ऐसे की आप बात कर रहे हैं तो ऐसे में कंटेंट जैसी चीज तो कुछ होती नहीं है। बिल्कुल। मतलब ऐसे का कोई कंटेंट नहीं होता, पहली चीज तो ये है, क्योंकि आपके जीएस के जो 4 पेपर हैं वो कहीं ना कहीं आपको ऐसे में भी हेल्प करेंगे। फिर दूसरी बात आती है सर कि जो आप पढ़ाई के अलावा जो एक्स्ट्रा एक्टिविटी करते हैं, जैसे अगर आप मूवीज देखते हैं, आपका रामायण या महाभारत में इंटरेस्ट है, जो कि मैं चाहूंगा कि लगभग हर यूपीएससी एस्पिरेंट को थोड़ा सा मतलब धार्मिक एंगल से नहीं, एक इथिकल और मोरल एंगल से इन चीजों को देखना चाहिए। या आप अगर नोवेल वगैरह पढ़ रहे हैं, ऑटोबायोग्राफी पढ़ रहे हैं, तो वो चीजें आपकी ऐसे में हेल्प करती हैं आपको कोई कोटेशन लिखने में, कोई एग्जाम्पल लिखने में। जैसे ऐसे में एक चीज होती है एनेक्डोट, तो एनेक्डोट लिखने में रामायण महाभारत काफी हेल्प करती हैं। तो पढ़ाई के अलावा ये जो सारी चीजें हैं, आपका न्यूज़पेपर है,
एक आपकी जो सोसाइटी है, जो आपके आसपास का समाज है, उसको ऑब्जर्व करने की आपकी स्किल होनी चाहिए, जो कि आपके एस्से को या एथिक्स के पेपर को थोड़ा अप्लाइड बनाती हैं, एकदम बुकिश टाइप की चीजें नहीं लगती हैं जी। तो कंटेंट के लिए मुझे लगता है कि ये सारी चीजें हो सकती हैं। और दूसरी सर एक बात होती है कि कंटेंट तो ठीक है, ये मैनेज हो गया, फिर होता है कि स्ट्रक्चर कैसे करना। तो एस्से में मेन चीज यही है कि आप किस तरह स्ट्रक्चर कर रहे हैं। तो आपका इंट्रो है, आपके जो बॉडी के डायमेंशन है, कैसे डायमेंशन को ओपन करें, कैसे कंक्लूड करें, और जो डायमेंशंस हैं उनमें आप क्या क्या एग्जाम्पल लिख रहे हैं। तो इस तरह से आप अपने एस्से की सबसे पहले स्ट्रक्चर को आप क्लियर रखिए। एस्से में लिखने से पहले आप ब्रेन स्टॉर्मिंग कीजिए। जैसे 2 एस्से हैं, 3 घंटे का समय मिलता है, तो लगभग 15-20 मिनट या 25 मिनट आप जो जैसे 1.5 घंटे का टाइम डिवाइस कर लीजिए और पहले 20 या 25 मिनट ब्रेन स्टॉर्मिंग कीजिए। आप ध्यान कीजिए कि इस टॉपिक पर मैं क्या क्या लिख सकता हूँ, कौन से एग्जाम्पल डाल सकता हूँ, कौन सी कोटेशन आपको याद है। तो इस तरह से करके एस्से को किया जा सकता है। सर आपने मतलब जैसे बात की थी कि PYQ की बीच में कुछ बताया था, तो PYQ कितने इम्पोर्टेंट है, तो PYQ आपने हेल्प ली। और दूसरी चीज मॉक टेस्ट आपने कितने लगाए? बहुत से टॉपर बताते हैं कि मॉक टेस्ट बार बार लगाने से क्या प्रैक्टिस होती है और रिवीजन भी होता है। जी। तो सर जहां तक PYQ की बात है, तो PYQ चाहे प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो, एक्सट्रीमली हेल्पफुल है, क्योंकि इससे 2 चीजें होती हैं। एक तो आपको ये पता लगता है कि कौन से एरियाज हैं जहां से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जा रहे हैं, तो एक तो ये होता है सर। दूसरी चीज होती है कि आपको ये पता लगता है कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो ये आपकी ओरिएंटेशन सेट करता है कि आप जब पढ़ रहे हैं, आप जैसे मुगल एम्पायर को पढ़ रहे हैं, मुगल डायनेस्टी को पढ़ रहे हैं, तो मुगल डायनेस्टी को किस तरीके से पढ़ना है और किस एरियाज को ज्यादा फोकस करना है। तो ये 2 चीजें से PYQ हमें मिलता है। न्यूज़पेपर पढ़ते थे आप? हाँ सर, न्यूज़पेपर मैं सजेस्ट भी करना चाहूंगा कि एकदम रेगुलर तरीका फॉलो करना। कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ते थे? मेरे केस में सर मैं द हिंदू पढ़ता था। पढ़ता था। इंटरव्यू के टाइम पे मैंने इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू दोनों फॉलो किए थे। तो बात करिए जैसे आपने इंटरव्यू की, तो इंटरव्यू के लिए आपने क्या क्या प्रिपेयर किया था? जैसे इंटरनेशनलाइजेशन भी बहुत पूछा जाता है, डैप से भी क्वेश्चन आते हैं, तो आपका इंटरव्यू ओवरऑल किस चीज पे ज्यादा चला? मतलब डैप पे चला या फिर और जो अदर आपके ऑप्शनल से क्वेश्चन थे, या फिर किससे क्वेश्चन थे? मेरा इंटरव्यू मेरे केस में था कि जैसे मेरा ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट था पॉलिटिकल साइंस जी, और मेरा ऑप्शनल था ज्योग्राफी जी। तो मेरे इंटरव्यू के जो मेन एरियाज थे, जो 5 में से 4 मेंबर जो एंटायरली उनका फोकस था पॉलिटिकल साइंस पर, ज्योग्राफी पर। और उस टाइम की जो IR की घटनाएं चल रही थी कि इजराइल और ये फिलिस्तीन वाला वॉर, यूक्रेन रशिया वाला वॉर, इंडिया और मालदीव के रिलेशंस में जो डिस्प्यूट चल रहा था, तो इन सारी चीजों पर मेरा जो बोर्ड था उनका फोकस था। लेकिन जो मैम थी, मैम ने मेरे एजुकेशनल बैकग्राउंड पर फोकस किया था। जैसे मैं नवोदय विद्यालय से आता हूँ और मैंने एक मेंशन किया था कि एक क्लोज बैंक करके हमने इनिशिएटिव चलाया था, तो मैम का थोड़ा मेरे डेप्थ से रिलेटेड था। बाकी सारे मेंबर्स पर जो करंट अफेयर्स हैं, IR जो पर्टिकुलरली, और पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी पर फोकस था। तो सर जैसे आपने बताया न्यूज़पेपर, तो क्या जैसे आप जब पढ़ते टाइम कोई बुक्स पढ़ रहे हैं या फिर जो चीज भी पढ़ रहे हैं, तो क्या आप शॉर्ट्स नोट बनाते थे कि ये पॉइंट में लिख लेता हूँ नोट में ताकि रिवीजन के टाइम पे हेल्प करे, एग्जाम के टाइम पे? तो कितने हेल्पफुल अगर बनाए हैं शॉर्ट नोट? हाँ, जैसे सर एक तो होते हैं आपके मेन नोट्स जी, जो आप या तो आप कोचिंग कर रहे हैं तो आपके क्लास नोट्स रहेंगे, और अगर आप सेल्फ प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप अपने कुछ मेन नोट्स बनाएंगे। तो ये तो हो गए आपके मेन नोट्स। फिर बात आती है जब आप स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ रहे हैं या टेस्ट सीरीज सॉल्व कर रहे हैं और वहां से कुछ आपको नया मिलता है, तो कोशिश ये करनी चाहिए कि आप जो आपके मेन नोट्स हैं और आप जो न्यूज़पेपर में या टेस्ट सीरीज में या स्टैंडर्ड बुक्स में जो भी आप नई चीज पाए हैं, तो आप उस टॉपिक को जो आपके मेन नोट्स में वो टॉपिक है, वहीं पे आप एड ऑन करने की कोशिश करें। अगर आपके मेन नोट्स में स्पेस है तो वहां पे लिख लीजिए, अगर स्पेस नहीं है तो आप स्टिकी नोट्स वगैरह पर लिखकर भी वहां अटैच कर सकते हैं। जैसे कि आपने स्टिकी नोट चिपका रखे हैं। जी। तो सर बात करें जैसे कि ओवरऑल इंटरव्यू तक हमने बात कर ली है, तो जब आपका रिजल्ट आया तो आपके घर में क्या माहौल था? आपके पापा ने जैसे बताया कि एक फार्मर है, तो उनके लिए बहुत बड़ी बात थी। इसके पहले घर में आपको कोई गवर्नमेंट जॉब में था, चाचा ताऊ के लड़के या कोई भी? ये सर मेरे घर में ही नहीं, मतलब मुझे लगता है मेरे रिश्तेदारी में भी कोई गवर्नमेंट जॉब में नहीं था। तो सर पहला रिएक्शन जैसे रिजल्ट आने के बाद में मेरी जो पहली बात हुई थी वो मेरी माता जी से हुई। तो मैंने अपनी माता जी को बताया कि मेरा सिलेक्शन हो गया है, तो वो बहुत ज्यादा खुश थी कि ठीक है सिलेक्शन हो गया है। कि अभी जो 2024 वाला प्रीलिम्स आ रहा है तो ज्यादा टाइम नहीं बचा है, तो इसके लिए आप जो एस्पिरेंट है जो प्रीलिम्स दे रहे हैं, नए हैं जो पहले फर्स्ट टाइम दे रहे हैं, या जिनका 2-3 बार प्रीलिम्स दे चुके हैं, नहीं निकल रहा है, तो वो इस टाइम पे क्या पढ़ने की कोशिश करें और उनके लिए कोई टिप्स वगैरह हो तो बता दीजिए। हाँ सर, पहला तो मेरा यही है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि जो भी एस्पिरेंट्स इस बार प्रीलिम्स लिख रहे हैं तो वो अपना GS का जो सिलेबस है उसको कंप्लीट कर चुके होंगे, और अगर आपका कुछ कंप्लीट नहीं है तो आने वाले 6, 7 या 8, 10 दिनों में कंप्लीट करने की कोशिश करें, क्योंकि ज्यादा समय नहीं बचा है।
फिर दूसरी बात आती है कि अगर कंप्लीट हो चुका तो अब क्या करें। तो उसमें सर मेरा मानना है कि आप PYQ सॉल्व कीजिए, एटलीस्ट पिछले 4-5 साल के आप PYQ सॉल्व कर लीजिए, और ना केवल सॉल्व कीजिए बल्कि उनको डीप अंडरस्टैंडिंग करने की कोशिश कीजिए कि कौन से फोकस एरिया हैं, किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। फिर दूसरी बात आती है मॉक्स की। तो मॉक्स में मेरा मानना है कि आप कम से कम के लिए भी 2 कोचिंग संस्थान के मॉक्स आप लगा सकते हैं। कोई भी 2 कोचिंग संस्थान हो सकते हैं, सारे लगभग अच्छे होते हैं उसके टेस्ट सीरीज के मामले में, मॉक्स के मामले में। तो मॉक्स लगाने के से क्या होता है कि एक तो आपका रिवीजन होता है, बिल्कुल सर। दूसरा आपको जो आपकी कमियां हैं कि आप क्यों गलत कर रहे हैं वो चीजें पता रहती हैं। तो इस टाइम ज्यादा से ज्यादा मॉक्स लगाएं, मॉक्स को एनालिसिस करें, एनालिसिस में काफी टाइम दें, और किस लिए वो गलत हुआ है, क्या सोचकर गलत हुआ, उस चीज को सही करने की कोशिश करें। सर एक क्वेश्चन और जो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप कितने घंटे पढ़ते हैं? सर ऐसे मेरे केस में मेरा कोई टाइम फिक्स नहीं था, मैं अपना टारगेट सेट करता था कि अगर GS पढ़नी है तो क्या पढ़ना है, आज ऑप्शनल पढ़ना है तो क्या पढ़ना है, और CSET में क्या पढ़ना है, न्यूज़पेपर पढ़ना है। तो ये सारी चीजें करने के बाद में मैं टारगेट सेट कर लिया। उसके बाद में जितना भी टाइम मेरे टारगेट को कंप्लीट करने में लगता था मैं वैसे पढ़ता था। जी सर एक और क्वेश्चन पूछूंगा, जैसे आज के टाइम पे क्या है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, जो सोशल मीडिया का दौर है, तो इंस्टाग्राम चला रहे हैं तो रील खिसकती जा रही है, 2-2 घंटे कब निकल के पता नहीं चल रहा है। तो ये चीजें आपने इंस्टॉल कर रखी थी। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि हमने यूट्यूब से पढ़ाई की है, मतलब बेनिफिट्स भी हैं एक तरफ देंगे तो बेनिफिट्स नहीं भी हैं। तो आपने ये सब चीजें अपने फोन में डाल रखी थी या सिर्फ कॉलिंग वगैरह के लिए फोन था? सर मैं स्मार्टफोन यूज करता हूँ, मेरे फोन में इंस्टाग्राम और फेसबुक तो नहीं थे। हालांकि मेरा फेसबुक पे अकाउंट है, लेकिन मैंने पिछले 2-3 सालों से इसमें लॉगिन नहीं किया है। लेकिन मैं व्हाट्सएप, टेलीग्राम और ट्विटर यूज करता था। ट्विटर में इसलिए कि कुछ लोग हैं जिनको मैं फॉलो करता था, ORF वगैरह ऐसे IR से रिलेटेड संस्थान है जिनको मैं फॉलो करता था। तो सर जहाँ तक यूट्यूब की बात है, तो यूट्यूब मैं भी यूज करता था, और मैं भी इंटरटेनमेंट के लिए उसको यूज करता था। मूवीज में मैं खूब देखता हूँ, मेरी हॉबी है। तो लेकिन मेरे दिमाग में एक चीज क्लियर रहती थी कि मैं अपना टारगेट मैं पढ़ने के लिए सेट कर रखा हूँ, वो टारगेट अचीव हो जाएगा तभी मैं बाकी सारी चीजें करूँगा। तो ये प्रायोरिटी सबके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए कि पढ़ाई हम करें, उसके बाद में जो टाइम बचता है आप बेशक जो अदर एक्टिविटी कर रहे हैं वो कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जी सर, ओके, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। आई होप गाइज आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ज्यादा से ज्यादा हम आपके लिए वीडियो लाएंगे ताकि आपकी तैयारी अच्छे से हो सके। थैंक यू, धन्यवाद, वंदे मातरम।